हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का 10वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसका लेखक कृष्णकांत साहू जी है। इस पुस्तक का ये 10वां पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया की स्थिति वयस्क लोगों में होती है, मुख्यतः प्रौढ़ महिलाओं में। इस रोग के प्रारंभ में शरीर में पौड़ा होती है, बाद में हड्डियां नरम पड़कर मुड़ सी जाती हैं, विशेषकर पसली की हड्डियां और रीढ़ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे महिलाओं को प्रसव में बड़ी कठिनाई होती है। विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम की कमी होने के कारण टेटेनी की स्थिति बन जाती है, जिससे उंगलियां स्वतः ही कांपती रहती हैं और बच्चों में ताने आने लगती हैं। कैल्शियम व फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन व औषधि रूप में विटामिन डी के उपयोग से इस विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है। रक्तहीनता रक्तहीनता के कई कारण हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे भोजन में आयरन, फोलासिन व कोबालामिन, विटामिन बी12 के साथ उत्प्रेरक तत्व जैसे कोबाल्ट, कॉपर तथा आयरन के अवशोषण में सहायक विटामिन सी की कमी हो तो रक्तहीनता की स्थिति दा हो जाती है। महिलाओं को इन तत्वों की अधिकता आवश्यकता होती है ताकि मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त की क्षतिपूर्ति होती रहे। गर्भवती व धात्री माता को और भी अधिक आवश्यकता होती है। रक्तहीनता के कारण व्यक्ति में अत्यधिक कमजोरी, थकावट व काम करने की अनिच्छा बनी रहती है। थोड़े से परिश्रम में दम फूलने लगता है, उठते बैठते चक्कर आते हैं, सिर दर्द रहता है, नींद व भूख की कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है आदि। रक्तहीनता की स्थिति यदि बनी रहती है तो अनेकानेक अन्य रोग भी आ घेरते हैं और उपयुक्त उपचार के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है। रक्तहीनता का प्रारंभ से ही बचाव अधिक आसान है, बजाय उपचार के आहार में उन समस्तों को प्राप्त करते रहने से जो रक्तहीनता निराकरण के लिए आवश्यक हैं। स्वस्थ रहा जा सकता है। आवश्यक होने पर चिकित्सक की सलाह से अन्य कारणों का निराकरण भी किया जा सकता है जो रक्तहीनता उत्पन्न करते हैं, जैसे अंकुशकृमि अबासीर, गर्भाशय की खराबी, स्कर्वी, हीमोफीलिया आदि। अत्यधिक पोषण योषण जब आवश्यकता से अधिक होता है तो शारीरिक स्थूलता बढ़ती है, मोटापा पैदा होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विकासशील देशों में जहां अधिकांश जनता अल्पपोषण या कुपोषण की शिकार होती है, वहां संपन्न देशों या संपन्न वर्ग के लोगों में अत्यधिक पोषण एक समस्या बन जाती है। अत्यधिक पोषण के कारण वसा व कार्बोहाइड्रेट चर्बी के रूप में संग्रहित होकर शरीर का बोझ बन। पृष्ठ 108। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण जाते हैं, जिनसे अनेक प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अवयवों का कार्यभार बढ़ने से मधुमेह, गुर्दे के रोग, पित्तपथरी, गठिया और हृदय रोग पनपते हैं, अल्पायु के आसार बढ़ते हैं और परिपक्व उम्र के पूर्व ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इन समस्त कठिनाइयों से बचने के लिए आहार नियंत्रण के साथ साथ नियमित दिनचर्या में शारीरिक परिश्रम में वृद्धि आवश्यक है। 108 बच्चों का पोषण। हमारे देश में अधिकांश लोगों का पोषण अपर्याप्त है, विशेषकर बच्चों का। चूंकि आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे, इसलिए बच्चों के सुस्वास्थ्य की नींव प्रारंभ से ही डालनी अत्यंत आवश्यक है। कुपोषण से प्रभावित बच्चों का शुरू में ही पता लगाने का सबसे अच्छा और विश्वसनीय तरीका है उनका 5 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से माप तौल करना। शिशुओं में ये कार्य प्रतिमाह तथा बड़े बच्चों के मामले में 3 से 6 महीने के अंतर पर किया जाना चाहिए। जिन बच्चों में निरंतर वृद्धि नहीं होती और वजन नहीं बढ़ता है, वे या तो बीमार होते हैं या कुपोषण के शिकार। यदि किसी शिशु का वजन पहले 3 महीनों के किसी भाग में 5 किग्रा से कम बढ़े या बाद के किसी भी महीने में 0.25 किग्रा से कम बढ़ता है और यही बात 1 से अधिक बार देखने में आती है, तो ऐसे बच्चों में कुपोषण की संभावना हो सकती है। अतः इसके प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। पहले 5 वर्षों के दौरान बच्चों के वजन में औसत वृद्धि निम्नलिखित प्रकार होनी चाहिए। बच्चों के कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु अब तक कई अभियान शासन एवं समाज द्वारा चलाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1 सन 1962-63 में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर का जलपान कराने की योजना बनी, जिसको शिक्षा विभाग ने क्रियान्वित किया। प्रारंभ में इस योजना का पृष्ठ 109। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण समस्त व्यय केंद्र सरकार ने वहन किया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे राज्य सरकार की योजना में सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें केंद्रीय सरकार 40% अनुदान देती रही। पोषक पदार्थ संस्थान से निःशुल्क प्राप्त होने लगे। वर्तमान में भी यह योजना प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत समितियों के तत्वावधान में संचालित हो रही है। 2 यूनिसेफ के योगदान से शिशुओं, पूर्व स्कूलगामी बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को स्किम्ड दूध से तैयार दूध पिलाने की व्यवस्था मातृ शिशु कल्याण केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में चालू की गई थी। चूंकि स्किम दूध प्राप्त करने में भी कभी कभी अवरोध हो जाया करता था, इसलिए उसी के गुणों के अनुरूप सोयाबीन से तैयार दूध काम में लिया गया।
3. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में भिन्न भिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से रक्तहीनता व नेत्र रोग निवारण हेतु आवश्यकतानुसार आयरन की गोलियां, विटामिन ए व डी की पूर्ति की जाने लगी है। 4. व्यवहारिक पोषण योजना सर्वाधिक लोकप्रिय योजना है जिसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। इसमें पोषण संबंधी सभी व्यवहारिक जानकारी बच्चों के अभिभावकों, गर्भवती व धात्री माताओं और संबंधित सज्जनों को देकर अभिरुचि उत्पन्न की जाती है। इस योजना में 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मुख्य व सक्रिय योगदान है और राजकीय शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, सहकारिता, समाज कल्याण व पशुपालन विभागों को विशेष रूप से संबंधित किया गया है, जो 3 कार्यों पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण व रक्षण, प्रशिक्षण और व्यवहारिक पोषण का प्रतिपादन करते हैं। पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मुर्गी पालन, अंडे व मछली उत्पादन, फलों व सब्जी की बाड़ियों की स्थापना, अच्छे बीज व खाद का वितरण, दुधारू पशुओं की सम्यक संभरण व्यवस्था आदि सम्मिलित किए गए। उत्पादन में लगे ग्रामीणों, ग्राम सेवक सेविकाओं, विकास और प्रसारण संबंधी सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। व्यवहारिक पोषण के अंतर्गत स्थानीय उपज के खाद्य पदार्थों से सस्ते दामों पर पौष्टिक व्यंजन तैयार करना सिखाया गया। यही नहीं, संभरण केंद्रों पर व्यंजन बनाकर खिलाए भी जाते हैं ताकि व्यंजन बनाने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो और खानपान संबंधी आदतों में भी सुधार हो। प्रारंभ में परीक्षण के तौर पर इस योजना को केवल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ विकास खंडों में ही प्रारंभ किया गया था, परंतु इसकी उपयोगिता को देखकर कार्यक्रम का तीव्रता से विस्तार किया गया और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसे 3 विकास खंडों में लागू किया गया। यही नहीं, स्कूलों व हाथों में बगीचे लगाने। पृष्ठ 110 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शिक्षण, कुएं खोदने, सिंचाई व्यवस्था, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि के केंद्र स्थापित करने के लिए यथोचित आर्थिक अनुदान भी दिया जाता है। संचारी तथा असंचारी रोग। रोग शब्द का अर्थ है सामान्य स्वास्थ्य का अभाव। जब शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है और हम इसे रोग कहते हैं। ये कष्ट रोग निम्नलिखित 2 प्रकार का हो सकता है। 1. शारीरिक, यथा ज्वर, शरीर दर्द, चोट, जख्म आदि। 2. मानसिक, यथा तनाव, उदासी, चिंता, पागलपन आदि। रोग 2 प्रकार के होते हैं। संचारी रोग, ये रोग वे हैं जो जीवाणु, कृमि या अन्य परजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं। साधारणत ये रोग संक्रामक होते हैं, इसलिए रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा आदि ऐसे रोग हैं। असंचारी रोग, ये रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलते, संक्रामक नहीं होते। इनमें मधुमेह, कैंसर, दिल का दौरा आदि शामिल हैं। पृष्ठ 111 प्राथमिक उपचार। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप जहां एक ओर साधन एवं सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं दूसरी ओर जटिल जीवन, शहरीकरण, आवागमन के साधनों का विस्तार और वाहनों की तेज गति के कारण दुर्घटनाएं भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। दुर्घटनाएं खेत खलिहान, कारखानों, यात्राओं, सड़कों, खेल मैदानों, घर, विद्यालय, कार्यालयों आदि किसी भी स्थान पर हो सकती हैं। अक्सर दुर्घटना के स्थान से चिकित्सालय दूर होते हैं या आवागमन के साधनों के अभाव में रोगी को तुरंत चिकित्सक तक या चिकित्सक को तुरंत रोगी तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसी स्थिति में रोगी को तत्काल कुछ सहायता दी जाती है, जिसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। वास्तव में प्राथमिक उपचार वे उपाय हैं जो किसी भी दुर्घटना के तुरंत बाद किए जाते हैं। ये उपचार दुर्घटना में हुए नुकसान को एकदम ठीक करने के प्रयास नहीं होते, वरन दुर्घटना के फलस्वरूप भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के प्रयास होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दुर्घटना के शिकार या अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में दी जाने वाली अस्थायी तुरंत सहायता है जो रोगी को चिकित्सक तक पहुंचाने प्रदान की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा का आधारभूत उद्देश्य है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा। अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को सर्वप्रथम निम्नलिखित बातों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। 1. अत्यधिक खून के बहने को रोकना। 2. श्वास क्रिया को नियमित करना। पृष्ठ 112 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 3. चोट या आघात के प्रभाव को रोकना। 4. चिकित्सक से संपर्क करना। 5. पीड़ित या रोगी में आत्मविश्वास का संचार। प्राथमिक उपचार के सामान्य सिद्धांत 1. आहत व्यक्ति को किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थ न दें। 2. यदि कपड़े कसे हुए हों तो उन्हें ढीला कर दें। 3. आहत व्यक्ति को ऐसे स्थान पर वो इस प्रकार लिटाएं कि उसे शुद्ध वायु सरलता से मिल सके। 4. यदि रोगी या आहत व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ रहा हो तो कंबल से ढककर शरीर की गर्मी को सुरक्षित रखें। 5. आहत व्यक्ति के निकट संबंधी का नाम पता ज्ञात करे उस तक सूचना पहुंचाने का प्रबंध करें। 6. जैसी भी स्थिति हो रोगी को चिकित्सक तक या चिकित्सक को रोगी तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। 7. यदि व्यक्ति को उल्टी आ रही हो तो उसका सिर आहिस्ता से दाएं व बाएं सा। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्री 2. कैंची 1. तिकोनी पट्टियां, रुई 4. बोरिक लिंक 3. पिंच 6. सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोलिक अम्ल 5. टिंचर चोट पर बते हुए कत को रोकना, लक्षण अचानक चोट लग जाना, घाव में कोई और चोट लग जाना आदि।
आवश्यक सामग्री रई, पट्टी, डिटॉल, बर्फ की बैली, एंटीसेप्टिक मलहम आदि। रक्त को सोखने की विधि। शरीर में रक्त किस ओर से बह रहा है उस दिशा को देखना चाहिए और उस हिस्से को ऊपर की ओर कर देना चाहिए। घाव को डिटॉल से साफ करके उस पर बर्फ रख देनी चाहिए जिससे बहने वाले स्थान पर खून जम जाए। अंत में कोई मलहम व पट्टी कर देनी चाहिए। घाव का उपचार लक्षण याव शरीर के किसी भी स्थान पर हो सकता है। ताज़ा व पुराना दोनों प्रकार के घाव होते हैं। कभी कभी पुराने घाव में मवाद पड़ जाती है और गंध आने। पृष्ठ 113 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। आवश्यक सामग्री बोरेक्स पाउडर, डिटॉल, एंटीसेप्टिक मलहम, पट्टी, रुई। उपचार विधि। गर्म पानी में डिटॉल या बोरेक्स पाउडर डालकर घाव को साफ करते हैं। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक मलहम लगाकर पट्टी बांध देते हैं। रोज इसी विधि से पट्टी करते रहें जब तक घाव पूरा भर नहीं जाए। सावधानी व पर पानी न लगने दें। मिट्टी आदि से बचाएं। घाव भरने के लिए कभी कभी स्वच्छ वातावरण में घाव को खुला भी छोड़ें। बेहोशी का प्राथमिक उपचार करना। लक्षण चक्कर आना, थकान होना, कमजोरी आना, कोई विशेष समाचार प्राप्त होना, कोई बीमारी होना आदि। आवश्यक सामग्री उंडा पानी, चूना, नौसादर, स्मेलिंग साल्ट। उपचार विधि। बेहोश व्यक्ति को तत्काल खुली हवा में ले जाएं। उसके कपड़े ढीले कर दें। यदि हल्की बेहोशी है तो नाक बंद कर दें और मुंह खुला रहने दें। पानी के छींटे मुंह पर मारें, मुंह अच्छा खुल जाएगी। यदि बेहोशी नहीं जाती है तो एक रुमाल में चूना व नौसादर बांधकर बेहोश व्यक्ति को सुंघाना चाहिए या फिर स्मेलिंग साल्ट सुंघाना चाहिए। बेहोशी दूर हो जाएगी। सावधानियों। बेहोशी का उपचार करने से पहले बीमार मनुष्य को पूर्व में हुई बीमारी की जानकारी होना आवश्यक है कि बेहोशी लू लगने से, हिस्टीरिया या किसी अन्य कारण से तो नहीं है। जहरीले जानवरों का काट। कुछ जानवर व कीड़े काटने के बाद शरीर में अपना डंक छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में इनमें से रक्त बहने लगता है। कभी कभी बेहोशी व दर्द भी होता है। उपचार 1। यदि डंक आंखों से दिख जाए तो उसे सुई या चिमटी से तुरंत बाहर निकाल दें। सुई या चिमटी साफ व स्वच्छ होनी चाहिए। घाव को सावधानी से गर्म पानी व साबुन से धोकर उस पर लाल दवा या मरकरी क्रीम लगा देनी चाहिए। 2 पहले काटे गए स्थान से सावधानी पूर्वक मुंह द्वारा रक्त को चूस लेना चाहिए और उसे बाहर थूक देना चाहिए। इससे कीड़ों द्वारा छोड़ा गया विष बाहर निकल जाएगा। 3 प्रभावित अंग पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्प्रिट या मीठे सोडे का गाढ़ा घोल लगाना चाहिए। इससे पीड़ा में कमी आएगी। पृष्ठ 114 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। जलने पर प्राथमिक उपचार। लक्षण। त्वचा लाल पड़ जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, अधिक कष्ट होता है, कपड़ा चर्म से चिपक जाता है, चर्म छिल जाती है आदि। उपचार 1। यदि कपड़े में आग लग जाए तो पृथ्वी पर तब तक लुढ़कते रहना चाहिए जब तक कि आग की लपटें बुझ न जाएं। 2 उंडे पानी की बाल्टी भर कर रखें। 3 यदि अंग ताज़ा जला हो तो उस पर नारियल का तेल लगा देना चाहिए। 4 घाव पर सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल में भीगी हुई रुई बांध देनी चाहिए। 5 जले हुए अंग पर बरनौल या कोई देशी मलहम लगाना चाहिए और जहां तक हो शरीर का वह भाग खुला रखना चाहिए। 6 यदि घाव अधिक हो तो हल्की रुई के साथ पट्टी बांध देनी चाहिए। डूबने पर प्राथमिक उपचार। लक्षण। 1 थोड़ी देर पानी में डूबा रहने पर व्यक्ति अचेत हो जाता है। 2 शरीर में ऊन लग जाती है। 3 श्वास नली में पानी जा सकता है। उपचार 1 रोगी के समस्त चुस्त कपड़ों को उतार देना चाहिए। 2 शरीर के ऊपरी भाग को नीचे की ओर झुकाना चाहिए और कमर तक उठाकर कुछ क्षण उसी स्थिति में रहने देना चाहिए ताकि पानी पेट से बाहर निकल आए। श्वास क्रिया को नियमित करने के लिए कृत्रिम श्वास का प्रबंध करना चाहिए। 3 जब स्वाभाविक श्वास पुनः आने लगे तो रोगी को सूखे कंबल में लपेट देना चाहिए। गर्म चाय व कॉफी भी दी जा सकती है। अस्थि भंग। अस्थि भंग कई प्रकार से होता है। 1 सरल अस्थि भंग, बिना घाव के हड्डी का टूट जाना। 2 विषम अस्थि भंग, अस्थि भंग के साथ घाव हो जाना। 3 जटिल अस्थि भंग, जब हड्डी कोमल अंग को घायल कर देती है। 4 कच्ची अस्थि भंग, यह अस्थि सरलता से नहीं टूटती, ये लचक कर या चटक कर रह जाती है। 5 बहुखंड अस्थि भंग, जब हड्डी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। पृष्ठ 115 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 6 दबी अस्थि भंग, इसमें खोपड़ी के ऊपरी भाग के आसपास की हड्डी टूट जाने पर अंदर की ओर धंस जाती है। अस्थि भंग के लक्षण प्रायः यह एक्सरे द्वारा निश्चित किया जाता है कि अस्थि भंग कैसा है, परंतु जब चोट वाले अंग में सूजन, दर्द, शक्तिहीनता, अंग हिल हुल न सकना, लंबी अस्थियों का छोटा हो जाना, टूटे हिस्से आपस में रगड़ खाएं, तो अस्थि भंग माना जाता है। अस्थि भंग के उपचार। 1 घायल व्यक्ति की हड्डियों को अचल करके घटनास्थल से हटाना चाहिए। 2 यदि अस्थि भंग के कारण संक्षेप हो तो दूर करना चाहिए। 3 यदि घाव से खून चलता हो तो शुद्ध जल में साबुन घोलकर घाव धो देना चाहिए तथा उस स्थान पर टिन्वर लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। 4 अस्थि भंग में पच्चरों, पटरियों तथा पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए।
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आपातकालीन अवस्था में उपचार करने के लिए यदि आवश्यक वस्तुएं हो तो उपचार अच्छा होता है। आवश्यक सामग्री एक निश्चित स्थान पर रखी होनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग में लाई जा सके। अतः इस प्रकार की वस्तुओं को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहते हैं। इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि बच्चे इसे न छू सकें। एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में सामान्यतः निम्नलिखित वस्तुएं रखी जा सकती हैं: तिकोनी पट्टी, लुढ़कने वाली पट्टी, चिपकी, साफ रई, कुछ गॉस के टुकड़े, कुछ तैयार सीकें, थर्मामीटर, ड्रॉपर, डिटॉल क्रीम, बर्नॉल, आयोडेक्स, स्प्रिट, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, टिंचर आयोडीन या टिंचर पेराजोएट, सुंधाने वाला लवण, अमोनिया साल्ट, बोरिक पाउडर, ग्लिसरीन, जैतून का तेल, यूशिलिस्टिक तेल, अपधारा, दर्द कम करने वाली गोली, ग्लूकोज, नमक, खाने का सोडा, सिरका, और धोने का गिलास, चाकू, टॉर्च, सेफ्टी पिन, चिमटी, मोमबत्ती, डिटॉल साबुन, माचिस, एक छोटी सफेद नेपकिन, कैंची, एक नोटबुक व पेन, एक छोटे गिलास एवं चम्मच। प्राथमिक चिकित्सा में दवाइयां आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती हैं। हर घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के अतिरिक्त दवा रखने की अलमारी होनी चाहिए जिससे कि छोटी मोटी बीमारी का उपचार घर में ही हो सके। विभिन्न प्रकार की पट्टियां, थर्मोमीटर, बुखार की गोली, विक्स, एंटीसेरेटिक क्रीम, गर्म पानी की थैली, बर्फ की बैली हमेशा रखनी चाहिए। पृष्ठ 116 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के ताला लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे उन तक न पहुंच सकें क्योंकि कुछ वस्तुएं जहरीली होती हैं। अलमारी पर भी ताला होना चाहिए। प्राथमिक सहायक, किसी भी बीमारी या दुर्घटना होने पर प्राथमिक सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोगी को तुरंत उपचार व शीघ्र ठीक होना प्राथमिक सहायक की कुशलता पर अत्यधिक निर्भर करता है। प्राथमिक सहायक के गुण: 1. सचेत प्राथमिक सहायक अपने काम में निपुण हो, वह दुर्घटनाओं के कारण या उनके चिन्ह पहचान सके। 2. धैर्यवान प्राथमिक सहायक को घबराना नहीं चाहिए। यदि सहायक ही घबरा जाएगा तो वह प्राथमिक सहायता नहीं कर सकता। घबराहट में वह गलत औषधि भी दे सकता है। 3. चतुर सहायक अधिक पूछताछ किए बिना ही कारण समझ जाता है तथा शीघ्र उपचार करने की चेष्टा करता है। साधन कुशल प्राथमिक सहायक उपलब्ध वस्तुओं का पूरा प्रयोग कर लेता है और रोगी की दशा को अधिक बिगड़ने से बचा लेता है। 5. तीक्ष्ण बुद्धि प्राथमिक सहायक तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो ताकि वह जल्दी निश्चय कर ले कि कौन सी चोट की ओर पहले ध्यान दिया जाए। 6. सहानुभूति रोगी दुर्घटना के कारण घबराया हुआ होता है, वह दुख के कारण शोर भी करता है। प्राथमिक सहायक को रोगी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा रोगी को धैर्य बंधवाना चाहिए। प्राथमिक सहायक के कर्तव्य। प्राथमिक सहायक के मुख्य कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। 1. स्थिति को समझना। दुर्घटना होने पर प्राथमिक सहायक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह स्थिति को समझकर निर्णय ले कि रोगी को अस्पताल ले जाना है या नहीं। 2. रोगी का निर्णय उपचार। ये देखना कि रोगी होश में है या बेहोश प्राथमिक सहायक का कर्तव्य है। यदि रोगी होश में हो तो उसे पता लगाना चाहिए कि वह किस पीड़ा का शिकार है और पीड़ा का तत्काल निरीक्षण करके उसका उपचार कर देना चाहिए। यदि रोगी बेहोश हो तो उसे सबसे पहले कृत्रिम श्वास दिया जाए। यदि खून बह रहा है तो उसे बंद किया जाए। पृष्ठ 117 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 3. रोगी को सुरक्षित करना तथा कारणों को हटाना। जो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ हो उसे तुरंत ही उन परिस्थिति से दूर ले जाना चाहिए जहां उसकी जान को खतरा हो, जैसे मकान गिरने अथवा लकड़ी का गट्ठा गिरने से हुई दुर्घटनाओं के कारणों को दूर कर दें अथवा गैस से भरे कमरे, विषैले धुएं आदि से रोगी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। 4. तुरंत उपचार। रोग को पता लग जाने पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका तुरंत उपचार करना चाहिए। इस कार्य में जरा सी देरी से रोगी की जान को खतरा हो सकता है। प्राथमिक सहायता के पश्चात जब तक रोगी को अस्पताल ले जाने का प्रबंध न हो उसका निरंतर निरीक्षण करते रहना प्राथमिक सहायक का कर्तव्य है। 5. समुचित प्रबंध करना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की चिकित्सा का समुचित प्रबंध करना प्राथमिक सहायक का कर्तव्य है। आवश्यकतानुसार उसे घर, अस्पताल अथवा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। प्राथमिक सहायता के लिए आवश्यक बातें। 1. आवश्यकता के समय तुरंत सहायता देना। 2. सहायता का सारा सामान एक साथ ले जाना। 3. सावधानी से घटनास्थल का निरीक्षण करना। 4. रोगी की दुर्घटना का कारण दूर करना। 5. जख्मों से निकला हुआ खून तुरंत बंद करना। 6. रोगी का श्वास देखना। यदि श्वास बंद हो तो चलाने का प्रयत्न करना। 7. रोगी के शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना। रोगी को अधिक से अधिक आराम पहुंचाना। 9. रोगी के घाव को ढक देना। हड्डी टी हुई हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। 10. रोगी को आवश्यकतानुसार कपड़े पहनाना। 11. रोगी को अस्पताल या सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रबंध करना। 12. यदि रोगी दूध पी सके तो अधिक चीनी वाला गर्म दूध पिला देना चाहिए। 13. सहायक को पूर्ण शारीरिक विज्ञान की जानकारी हो परंतु उसे अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना चाहिए।
14. यदि रोगी ने विष खा लिया हो तो विष निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का आगे का पाठ देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।